पास जो भी रॉ डेटा आया है उस रॉ डेटा को रीशेप करना। रीशेप करने में कई सारे आपके ऑपरेशंस इंक्लूड हो सकते हैं। रीशेप करने में एक ऑपरेशन का इंक्लूड हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। एक ऑपरेशन हो सकता है कि आपके पास जो कॉलम गिवन है उसको आप स्प्लिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेट है, टाइम है, उसको स्प्लिट करके अलग अलग आप लेकर आ रहे हैं। एक ऑपरेशन ये भी हो सकता है कि आपके पास अलग अलग कॉलम है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसको कंबाइन करके सिंगल कॉलम में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस रीशेपिंग करते हैं आपके एक्चुअल डेटा की। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था ग्रुप बाई। ग्रुप बाई भी क्या करता है, आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम करता है। डेटा को थोड़ा सा, जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है तो उसको एग्रीगेट करके आपको दिखा देता है, तो ये काम करता है हमारा ग्रुप बाई। या थोड़ा और आसान भाषा में बोलें तो डेटा को स्प्लिट करके समझाने का काम करता है हमारा ग्रुप बाई। डेटा आपका रॉ है, बहुत कुछ उसमें दिख रहा है, अब मैं उसको स्प्लिट करके समझना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा डेटा डे वाइज मैं देखना चाहता हूं, उसमें एक कॉलम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब ये डेटा बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, मैं उसको ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ डे के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय लगाकर डे के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है, मेरे पास डेटा अवेलेबल है मंथ, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके कुछ गिवन है। तो अगर मैं डेटा को मंथ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं तो ग्रुप बाई करके इजीली कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप बाई काम होता है। लार्ज स्केल में डेटा स्कैटर्ड है, उसको आप ऑर्गेनाइज करके किसी कैटेगोरिकल कॉलम के बेस पर समझना चाहते हैं, तो इस काम को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना ग्रुप बाई के लिए। अब इसी काम को करने के लिए एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है पाइवॉट टेबल। प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग पिवॉट कहते हैं, कुछ लोग पाइवॉट कहते हैं, लिखना एक ही स्पेलिंग है, PIVOT। प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पाइवॉट बोल रहा हूँ। तो पाइवॉट टेबल जो फंक्शन है आपका, ये वो सारे काम कर सकता है जो ग्रुप बाई से हमने करे थे, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर हमारे और आ जाते हैं। ठीक है, तो पाइवॉट टेबल पांडास के अंदर इनिशियली अवेलेबल नहीं था, 2011 में इसको ऐड करा गया, ये भी बहुत पुरानी बात ही हो गई है। लेकिन ग्रुप बाई पाइथन में पांडास के अंदर जब से पांडास बनाया गया था 2008 में, तब से हमारा चला करता था। तो यहीं से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना, लाइक रिज्यूम करते हैं कि वही डेटा ले लेते हैं जो चल रहा था, और उस वाले डेटा पर जो हमने ग्रुप बाई करा था उसी काम को पाइवट टेबल से कर कर देखते हैं कैसे होगा। बाकी मैंने कुछ करने को दिया था, दिन हो गए दो, 48 घंटे हो गए, करके देखा किसी ने? UFO का डेटा दिया था, याद है किसी को? नहीं, बॉसों को पता ही नहीं वो कहाँ है डेटा ये। और उस UFO के डेटा पर मैंने बोला था उसमें एक कॉलम है जिसमें डेट और टाइम दोनों है, जिस पर आप डेट और टाइम की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ह्यूमन नेचर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब अगर किसी का पास्ट में एक्सेल का एक्सपीरियंस है तो एक्सेल के अंदर भी पाइवट टेबल होता है, सेम वही, और हो सकता है आपको उससे आसान लगे। चलो तो इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास के लिए। इंपोर्ट पांडास एज PD, DF इक्वल टू PD डॉट। तो पहले रेस्टोरेंट वाला डेटा ले आते हैं, फिर घर जाकर सचिन वाले पे आप करना, जो क्लीन वाला सचिन का डेटा था उस पे। थोड़ा बहुत मैं एक बार देख लूंगा, टाइम बचेगा तो ये रेस्टोरेंट वाला डेटा लेकर आ गए हम। अब इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, मुझे डेटा फ्रेम ही चाहिए, लेकिन उस डेटा फ्रेम में जो मुझे चाहिए मैं अपने अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज, इसको स्ट्रक्चर में देखना चाहता हूं। ठीक है, तो पहले हमने ये देखा कि मैं इस डेटा को डे वाइज इसको स्प्लिट करके समझना चाहता हूं। तो अब हमारे पास एक फंक्शन है DF डॉट पाइवॉट टेबल। एक पाइवॉट होता है और एक पाइवॉट टेबल होता है। पाइवॉट बेसिक फीचर है,
पाइवट टेबल उसका एडवांस वर्जन है। तो हम जनरली पाइवट टेबल यूज करते हैं। थ्योरी बता देते हैं, करेंगे नहीं। पाइवट में डेटा स्प्लिट हो जाता है, लेकिन उस डेटा पर आप कोई एग्रीगेट ऑपरेशन नहीं कर सकते, लाइक मिन, मैक्स या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब नहीं निकाल सकते। पाइवट टेबल में डेटा स्प्लिट भी हो जाता है और आप उस पर एग्रीगेट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब पाइवट टेबल मोर एडवांस हो गया, तो यही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो अब पाइवट टेबल के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट यहाँ पे क्लियरिटी है, कि आप डेटा को स्प्लिट किस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। उसको आप जनरली इंडेक्स बनाना पसंद करते हो। इंडेक्स बनाना मतलब रो के लेवल बनाना पसंद करते हो। तो मैंने कहा सर डे वाइज कर दो। तो यहाँ पर स्पेसिफिक आर्गुमेंट लिखेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग में डे। तो इसका मतलब पाइवट टेबल फंक्शन क्या करेगा, जो ये डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को डे के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देगा। संडे संडे का रोज एक तरफ, सैटरडे का रोज एक तरफ, फ्राइडे की रोज एक तरफ, एंड सो ऑन कर दी उसने, सब एक तरफ कर दी। अब बताओ डे वाइज क्या देखना चाहते हो। हमने कहा डे वाइज हमें आप दिखा दो टोटल बिल का, टोटल बिल का एवरेज दिखा दो। टोटल बिल का एवरेज, कि जितने कस्टमर संडे को आए हैं, उन्होंने जो बिल पे किया है, उन सबके बिल का एवरेज बिल क्या रहा। तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि संडे को आने वाले कस्टमर ऑन एन एवरेज इतना मुझे पैसा देकर चले जाते हैं। तो मुझे डे वाइज सारे कस्टमर का एवरेज बिल दिखा दो, संडे का अलग, मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, एंड सो ऑन। अब यहाँ लिखेंगे आर्गुमेंट वैल्यूज। वैल्यूज आर्गुमेंट का मतलब होता है कि आप कैलकुलेशन किस कॉलम पे करना चाहते हो, वो आप यहां लिखोगे। यानी कि इंडेक्स जो आर्गुमेंट है, उसमें जो कॉलम पास किया जाता है दैट इज कैटेगोरिकल कॉलम। वैल्यूज जो आर्गुमेंट है, इसमें जो कॉलम पास किया जाता है दैट इज न्यूमेरिक कॉलम। न्यूमेरिक कॉलम वो होना चाहिए जिस पर आप एग्रीगेट ऑपरेशन कर पाए, लाइक मिन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, ये सब सम वगैरह काम कर। तो अब वैल्यूज, किस कॉलम की वैल्यूज पर आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, टोटल बिल। तो यहां लिख दिया मैंने टोटल बिल। केस सेंसिटिव है, लोअर अपर का ध्यान रखना, टोटल बिल। अच्छा अब ये बताओ, अभी तक मैंने इस पाइवट टेबल को ये बता दिया कि डेटा को स्प्लिट करना है डे कॉलम के अकॉर्डिंग, और जो मुझे कैलकुलेशन करनी है, एग्रीगेट ऑपरेशन करना है, वो टोटल बिल पे करना है। क्या मैंने इसको भी ये बताया कि वो एग्रीगेशन ऑपरेशन कौन सा होगा, मिन होगा, मैक्स होगा, मीन होगा, सम होगा, वो तो आपने कुछ बताया ही नहीं अभी तक। तो अगला ऑप्शन जो होता है हमारा, वो यही होता है, एग्रीगेट फंक्शन, AGGFUNC। एग्रीगेट फंक्शन नाम से आपके पास क्या होगा, एक डेटा होगा। ठीक है। तो अब एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में आप क्या लिखोगे, अपने फंक्शन का नाम, आपने कर दे यहां पर मेन। तो अभी क्या करेगा, ये हमारा डेटा को डे वाइज स्प्लिट करके टोटल बिल कॉलम का मीन निकाल कर आपको दे दे। अरे जगह बहुत है बेटा, आ जाओ, जगह है। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो जहां आपको लगे वहां बैठ जाओ। ये लो, एवरेज निकल कर हमारा आ गया। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं, जो इन्होंने लास्ट क्लास में पूछा था उसका आंसर भी देते हैं इसमें। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सम निकालना है। तो सर सम आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो। को जो जितना बिजनेस हुआ इस डेटा के हिसाब से ये है, सैटरडे को इतना है, संडे को इतना है, थर्सडे को इतना है। अब मुझे टोटल भी चाहिए, टोटल बिजनेस कितना हुआ, डे वाइज भी बताओ और टोटल भी निकाल कर दिखा दो। ग्रुप बाई में ये काम तो कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को ग्रुप बाई से करके दिखा दो। यहां लिखेंगे डीएफ डॉट ग्रुप बाई, बाई इज इक्वल टू डे, उसके बाद यहां लिखेंगे टोटल बिल,
और यहाँ लिखेंगे डॉट लगा के सम। मुझे लगता है रिजल्ट तो सेम है। रीडेबिलिटी पाइवट टेबल में ज्यादा अच्छी है। ये सिंटैक्स थोड़ा सा आपको अटपटा अजीब सा लग सकता है क्योंकि इसमें ग्रुप बाई, उसके बाद फिर स्लाइसिंग हो रही है, फिर उसमें एक लिस्ट डाली है मैंने, फिर डॉट सम। वहां पर रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्लियर है कि भाई इंडेक्स पे डे जाएगा, जिन वैल्यूज पर कैलकुलेशन करनी है वो ये कॉलम की वैल्यूज होंगी, इस कॉलम की वैल्यूज पर कैलकुलेशन हो रही है। कौन सी वाली हो रही है? ये वाली हो रही है। तो दोनों का सेम पर्पस है। मैंने आपको एक साथ दोनों कंपेयर करके दिखा दिए। अब इसका फायदा, रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, टोटल वाला फीचर उसमें आता है, इसमें टोटल वाला कोई फीचर अवेलेबल नहीं होगा। देखो क्या करेंगे। तो यहां जाएंगे और यहां पर एक आर्गुमेंट आता है, इसका नाम मार्जिन। मार्जिन्स का मतलब होता है जो आपके रो वाइज टोटल है और कॉलम वाइज टोटल, दोनों का करके दे देगा। फिलहाल तो मुझे रो वाइज टोटल की जरूरत है नहीं, अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा उसमें रो वाइज टोटल की जरूरत पड़ जाएगी। तो अभी हमारा सिर्फ कॉलम वाइज टोटल करके ही दे देगा। यहाँ लिखेंगे ट्रू। ये लो, ऑल। और जो आपका मार्जिन का रिजल्ट है वो क्या करेगा, इस कॉलम में जितनी वैल्यूज है सबको जोड़ देगा, और उस टोटल का नाम ऑल लिख कर आ गया। सर इसका नाम टोटल लिख कर आ जाएगा? हमने कहा आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहां पर आप मार्जिन इक्वल टू ट्रू, यहां लिख सकते हो मार्जिन नेम, यहां लिख दिया मैंने टोटल। तो जो लिख दोगे वो आ जाएगा। ये चीज ग्रुप बाई में पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो सर लोग पाइवट टेबल ही यूज करते होंगे। हमने कहा हाँ, मान लो यही बात सही है कि ज्यादातर लोग पाइवट टेबल ही यूज करते होंगे। हाँ, जो लोग सिर्फ एसक्यूएल जानते हैं उनको एक्सेल का कुछ नहीं पता, एसक्यूएल पे बहुत ज्यादा काम किया है, वो ग्रुप बाई को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि सुना सुना सा उनको वहां लगेगा, सब कुछ ग्रुप बाई वैसा ही है। चलो अब थोड़ा सा इसको और एक स्टेप आगे ले आते हैं। अब मैं ग्रुप बाई पे काम नहीं कर रहा, अब मैं सीधा पाइवट टेबल पे काम करूंगा, यही आपके लाइफ में आगे काम में आएगा। ठीक है। बहुत यूज होता है इंटरव्यू के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर पाइवट टेबल बहुत यूज होता है। ठीक है। आप चाहे एक्सेल हो, चाहे आपका पांडास हो, जहां भी हो गए पाइवट टेबल के बिना करियर आगे बढ़ेगा नहीं आपका। अब मार्जिन को एक बार हटा देते हैं। क्या चाहते हो? अब सर हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है फ्राइडे को हम ये पता करना चाहते हैं लंच करने कितने आए, डिनर करने जो लोग आए उनसे कितना बिल बना, और सबसे अलग अलग हमें कर दो। यानी कि डे के अंदर आप टाइम को फर्दर स्प्लिटिंग के लिए यूज करो। डे डे के अंदर टाइम को फर्दर स्प्लिट कर दो। तो आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन जो अच्छा लगे वो आप अपना यूज कर सकते हैं। पाइथन ने दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, मल्टी इंडेक्स यूज कर सकते हो इंडेक्स को लिस्ट बनाकर, इंडेक्स को लिस्ट बनाकर मल्टी इंडेक्स रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। मेक श्योर जो भी है वो कैटेगोरिकल कॉलम होने चाहिए इंडेक्स पर। तो पहला हो गया का ओरिजिनल डेटा जो आपका स्प्लिट होगा पहले इंडेक्स कॉलम पे होगा, फिर उस स्प्लिट के अंदर फर्दर नेस्टेड स्प्लिट होगा दूसरे कैटेगोरिकल कॉलम पे। टाइम, अब देखना इंडेक्स इस तरह से हो गए, ये हो गया पहला इंडेक्स, ये हो गया इसके अंदर का नेस्टेड इंडेक्स। तो फ्राइडे, फ्राइडे को डिनर करने इतने लोग आते हैं, लंच करने इतने आते हैं। सैटरडे, सैटरडे को डिनर करने इतने आते हैं, लंच करने कोई आता ही नहीं है। संडे को सिर्फ डिनर करने आते हैं, लंच करने कोई नहीं आता है। थर्सडे को डिनर करने भी आते हैं, लंच करने भी आते हैं। और कितना कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया आपका वो यहाँ पर आपने सम लगाकर देख लिया है। मार्जिन लगाओगे तो मार्जिन आ ही जाएगा। अब देखो पाइवोटिंग का जो फीचर है जो ग्रुप बाई में नहीं था, वो ये कि अगर आप दो स्प्लिट करना चाहते हो, पहला कैटेगोरिकल डे, दूसरा कैटेगोरिकल टाइम, तो आप एक काम करो,
आप मल्टी इंडेक्स ना बनाकर इंडेक्स के साथ कॉलम को फर्दर ऐड कर सकते हो। तो यहां पर एक आर्गुमेंट डाल दो, कॉलम्स, और यहां पर सेकंड स्प्लिट जिस कैटेगोरिकल से करवानी है उसको डाल दो। यहां पर हमने कहा टाइम। अब आप देख लो कौन सा लुक अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है उसके साथ आप जा सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। जो काम ये कर रहा है वो काम ये कर रहा है, एक्सपेंशन कैसे हुआ है वो डिफरेंट है। हो सकता है आपको लगे सर ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आपको ज्यादा क्लैरिटी है कि फ्राइडे को डिनर करने जो लोग आए थे उनसे इतना बिजनेस हुआ है, और लंच करने जो लोग आए थे उनसे इतना बिजनेस हुआ है। तो ऐसे थोड़ा देख पाना, पढ़ पाना, समझ पाना आसान लग रहा है। देन यहां से ढूंढना कि ये इसके अंदर है, फिर ये इसके अंदर है, ये अकेला है दूसरा है ही नहीं, यहां पर क्लियरिटी ज्यादा अच्छी है शायद। और जहां नहीं है वहां पर क्या लिख कर आ गया है, NaN, कि भाई सैटरडे को लंच करने कोई नहीं आता, संडे को लंच करने कोई नहीं आता। अब यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको लग सकता है पता नहीं सैटरडे लंच को क्या हो गया। आप ये भी सोच सकते हैं कि मिसिंग डेटा होगा, होगा ही नहीं। और आप ये भी सोच सकते हैं पता नहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यहां पर वो चीजें थोड़ी क्लियर हो गई हमारी। दूसरा, दूसरे वाले केस में एक्सपेंशन जब मैं कर रहा हूं कॉलम के साथ, ठीक है, तो यहां पर मैं मार्जिन का एक एडवांटेज और ले सकता हूं। देखो यहां पर अगर मैं लिखूंगा मार्जिन इक्वल टू ट्रू, जो मार्जिन की स्पेलिंग में एस लगा है, इसका साउंड है कि ये मार्जिन कॉलम का भी करता है और रो का भी करता है। अब देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। पहली इंफॉर्मेशन, डिनर करने जितने लोग आते हैं, अच्छा यहां से पढ़ते हैं, टोटल रेवेन्यू ये है, हमने कहा सही है। अब इस टोटल रेवेन्यू का सिर्फ फ्राइडे फ्राइडे का रेवेन्यू देखें तो ये है, और शायद पहले यही आ रहा था। अब उसका भी अगर मैं डिवाइड कर दूं लंच में अलग डिनर में अलग तो ये है। तो ये वाली पिक्चर ज्यादा इंसाइट्स आपको दिखा रही है, ये वाली पिक्चर ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे देती है अपने डेटा के बारे में देन दिस इंफॉर्मेशन। मल्टी इंडेक्स बनाना ये चीज ग्रुप बाई में पॉसिबल नहीं होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाइवट टेबल वाली कहानी हो गई। अब इसको और ज्यादा कैसे कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि भाई जो टाइम कॉलम है इसको फर्दर डिवाइड कर दो, कि डिनर करने जितने लोग आए फ्राइडे को इतना बिजनेस हुआ। आप ऐसा कर सकते हो, डिनर करने मेल कितने आए, फीमेल कितने आए, यानी कि फिर से जो टाइम है उसको फिर से तीसरा स्प्लिट कर दो। पहला स्प्लिट डे पर हो रहा है, दूसरा स्प्लिट टाइम पर हो रहा है, एक और स्प्लिट करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, या तो इसको लिस्ट में पास कर दो या इसको। तो हमने कहा चलो टाइम को करते हैं, मार्जिन हटा देते हैं, इसको मैंने लिस्ट में पास कर दिया, और यहाँ टाइम के साथ जेंडर डाल दिया। हो सकता है हम देखना चाहते हैं डिनर करने फीमेल कितने आते हैं, हमारा जो लोकेशन है वो सही है कि नहीं, इसलिए हम जेंडर वाइज स्प्लिट करके देखना चाहते हैं। ये लो, अब देखो बहुत ज्यादा अगर आप स्प्लिट करोगे तो समझना आपको मुश्किल हो सकता है। ठीक है, देखो यहां पर अब इंफॉर्मेशन ये आई है, फ्राइडे को चलते हैं और डिनर के पास चलते हैं। पहले फ्राइडे को डिनर में फीमेल से जो रेवेन्यू बना है, वो ये एक काम करते हैं, मैं यहां पर सम की जगह ना काउंट डाल देता हूं। ये पिक्चर बहुत अच्छी आपको इंफॉर्मेशन देगी। आ जाते हैं अब फ्राइडे को, हमारा डिनर करने जो लोग आए थे उनमें से 5 फीमेल हैं और 7 मेल हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि फीमेल डिनर करने कम आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ये तो सर ओवरऑल ही नहीं आ रहे डिनर करने। अब एक ही बंदा आया है, अब वो फीमेल है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां से आपको ज्यादा सटीक इंफॉर्मेशन नजर आ जाती है, और डिवीजन कर करके देख सकते हो। तो आप इस चीज को यहां भी कर सकते थे और आप इस चीज को यहां भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंशन फ्लेक्सिबल कर देता है कि जो रिजल्ट बनेगा उसको इजीली फ्लेक्सिबल आप अपना
कर सकते हो। जैसे अब तक करते आए, जो रिजल्ट आया उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। मान लो आपने इसका नाम कर दिया df2। अब जैसे करते हैं वैसे डेटा फ्रेम ही, जो रिजल्ट बना है वो डेटा फ्रेम ही तो बनता है। पाइवॉट टेबल से जो रिजल्ट बन रहा है उसका टाइप अगर आप पूछोगे तो वो डेटा फ्रेम ही होता है। ठीक है। और फिर जो रिजल्ट बना है उसको डेटा फ्रेम में स्टोर करके आप उसे राइट कर दो एक्सेल में, ताकि ये जो आपने निकाला है वो एक्सेल में राइट हो जाए। कर सकते हो। ठीक है। अब सचिन वाले डेटा पर शायद कुछ कर लोगे अब अपने आप से, जो करना चाहो वहां पर कर सकते होगे, है ना। df इक्वल टू pd डॉट रीड csv। तो मेरे पास जो सचिन का क्लीन वाला डेटा है वो मैं ला रहा हूँ और करंट डायरेक्टरी में रखा हुआ है। अब आपके पास ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है। ये सब आपको शेयर कर दिया था। अब आप बताओ इस डेटा को स्प्लिट कैसे करना चाहते हो। हमने कहा पोजीशन वाइज। तो अब यहाँ लिखेंगे df डॉट पाइवॉट टेबल, इंडेक्स पर डाल देंगे जिस पर स्प्लिट करना है। कॉलम का नाम कॉपी पेस्ट कर लो। इसमें चलो कुछ बातें जोड़ देते हैं जो पाइवट टेबल में होती हैं और मैंने नहीं पढ़ाई हैं। तो अब स्प्लिट हो गया अपोजिशन वाइज। अब बताओ क्या देखना चाहते हो, किस टीम के खिलाफ हमारा कितने रन सचिन ने बनाए हैं। किस टीम के खिलाफ कितने रन सचिन ने बनाए हैं, बताओ। वैल्यूज में क्या लिखूं और आगे क्या लिखूं। वैल्यूज में लिखेंगे बैटिंग स्कोर, क्योंकि मुझे पता करना है किस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए हैं। कितने रन बनाए मतलब बैटिंग स्कोर का सम चाहिए होगा। तो इसको उठाया मैंने, बैटिंग स्कोर यहां डाल दिया, और एग्रीगेट फंक्शन में क्या डाल देंगे, सम। ये आ गया आपका। हेलो। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन नहीं। अब ये ध्यान से देखना, कोई ऑर्डर नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर आया है मुझे लगता है जो आपका इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आया हुआ है, ना कि ये बैटिंग स्कोर है उसके हिसाब से आया है। तो आप बैटिंग स्कोर के हिसाब से सॉर्ट करके ला सकते हैं, डिसेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लगाकर सॉर्ट वैल्यूज का यूज करके। ठीक है। रिजल्टेंट डेटा फ्रेम को चलो अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये भी बताओ कि सचिन ने हर टीम के खिलाफ कितने रन बनाए हैं, वो तो आप दिखा रहे हो। किस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो भी दिखाओ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर क्या था सचिन ने अब तक जितने मैच खेले हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर क्या था वो भी साथ में दिखाओ। तो अब एग्रीगेट ऑपरेशन एक से ज्यादा करने के लिए लिस्ट के अंदर हम उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले नहीं बताई थी, इसमें सीख ले रहे हैं। ये लो, सचिन ने 200 रन जो बनाए थे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। ठीक है। मैक्सिमम रन किसी भी टीम के खिलाफ सचिन ने 38 बनाए हैं। बताओ आयरलैंड के खिलाफ मुझे लग रहा है दो ही मैच खेले होंगे, एक या दो मैच। तो सर बता दो ना कितने मैच खेले हैं, ये भी बता दो कितने मैच खेले हैं। हमने कहा चलो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, काउंट। बढ़िया सी रिपोर्ट बन गई ये तो अब पता चल गया आयरलैंड के खिलाफ देखो दो ही मैच खेले हैं, हाईएस्ट स्कोर 38 है, तो दूसरे मैच में 4 रन बनाए होंगे फिर। ये लो। तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा मैच खेले हैं सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ, और सबसे ज्यादा रन भी इसी के खिलाफ हैं। अब सोचो, अगर मैं इस भीड़ को यूज ना करके इस डेटा को कहीं संभाल के रख लूं और फिर इस पर आगे अपनी स्टडी करना चाहूं, तो शायद ज्यादा मीनिंगफुल स्टडी हो पाएगी मेरे डेटा की। अब ठीक है। अब मुझे सर ये भी पता करना है, चलो ये तो हो गया मिन मैक्स। हार जीत का पता करना चाहते हो तो हार जीत का ही पता कर सकते हो। ठीक है। कैसे पता करोगे हार जीत का, तो फर्दर आप स्प्लिट कर सकते हो इंडेक्स पर या कॉलम पर। और जो ये बनकर आया है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके कहीं स्टोर करना चाहो तो अपना कर भी सकते हो। ठीक है। आप अपने बाकी कर करके देख लेना, तो प्रैक्टिस कर लेना घर जाके, ये काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का
अगला पड़ाव है, मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से जो मुझे पढ़ाना है उसके हिसाब से लास्ट मान लेते हैं। हो सकता है दो चार बातें और भी दुनिया में होती हो जो हम ना जानते हो, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अगला स्टेप है डेटा फ्रेम को कंबाइन करना। डेटा फ्रेम कंबाइन करना। और आपको आसान करने के लिए दो शब्द बोल देता हूं, तो चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको और जान पहचान आपकी हो जाएगी। यूनियन और दूसरा ज्वाइन। एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल जब पढ़ाई थी तो आपको पढ़ाया था ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। सेम कहानी यहाँ भी है। यहाँ भी आप लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, जो भी ज्वाइन पढ़े थे वो सब कर सकते हो। और यूनियन वाला ऑपरेशन भी यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो जो वहां करा था आपने, ठीक है। चलो तो फटाफट करते हैं इस चीज के लिए। तो एक बार चेक करना, क्या डेटा सेट मैंने आपको दिया है कोई बैच वन नाम से? देखो जरा बैच वन नाम से कोई डेटा है? बैच वन, बैच टू, बस लोड कर लो। df इक्वल टू df1 नाम रख दो उसका। df1 इक्वल टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर csv बैच वन डॉट txt, बैच टू डॉट txt। अब df1 में ये है और df2 में ये है। सीन ये है कि जितने बैचेस मान लो हमारे यहाँ चल रहे हैं, हर बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं सबका अलग अलग डेटा फ्रेम हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अब मुझसे कहा गया सारे डेटा फ्रेम को कंबाइन करके सिंगल डेटा फ्रेम में ले आओ, फिर सबकी सिंगल रिपोर्ट बनाएंगे। अभी क्या है, अभी अलग अलग डेटा फ्रेम की अलग अलग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, है ना। हम चाहते हैं ओवरऑल सारे बैचेस को मिलाकर एक परफॉर्मेंस आप अपने दिखाओ कि स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो उसके लिए पहले सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो यही करना पड़ेगा कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करके अपने अकॉर्डिंग ले आओ। तो अब बताओ इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों डेटा फ्रेम में सेम नेम के कॉलम है। तो अगर आप भूल जाओ यूनियन क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, आप लेमन टर्म में याद रखो कि रो वाइज कंबाइन करना है या कॉलम वाइज कंबाइन करना है। उसी में दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रो वाइज कंबाइन करना है का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी नए डेटा फ्रेम में। कॉलम वाइज कंबाइन करने का मतलब कॉलम बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब आइडिया कैसे लेते हैं, अगर आपके पास दो डेटा फ्रेम सेम स्ट्रक्चर पर हैं, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, जैसे यहां पर नेम एज कोर्स, भाभी नेम एज कोर्स। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो नया डेटा फ्रेम बनेगा, सोच कर देखो, अगर मैं उसमें कॉलम कंबाइन कर दूं तो छह कॉलम हो जाएंगे, नेम एज कोर्स फिर नेम एज कोर्स, कोई सेंस आ नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए, कॉलम तीन ही रखो सर, तीन रो उठाकर इसके नीचे डाल दो या इसकी रो उठाकर इसके नीचे डाल दो, शायद ये वाला कंबाइन करना ज्यादा सही रहेगा। इसी को हम एसक्यूएल की भाषा में यूनियन कहते थे, है ना। अब यही चीज यहां पर हम करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्कैट करना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो डेटा फ्रेम को रो वाइज क्या कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं। जैसे नंपाई एरे में हम मल्टीपल एरे को कॉन्कैट कर सकते थे, सेम मैनर में दो डेटा फ्रेम है, तीन है, चार है, पांच है, कितने भी हो सकते हैं, जितने डेटा फ्रेम है आप उनको कॉन्कैट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ लिखेंगे pd डॉट कॉन्कैट। अब एक लिस्ट में जितने डेटा फ्रेम्स कॉन्कैट करने हैं, लिस्ट के अंदर वो सारे डेटा फ्रेम के नाम यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो अब पहले पास कर दिया डेटा फ्रेम वन, कॉमा डेटा फ्रेम टू। अब इससे क्या मिलेगा, एक नया डेटा फ्रेम मिलेगा। आप चाहो तो उसे df3 में स्टोर कर सकते हो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं तो सीधा आउटपुट के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है,
ढूंढो, मिल जाए तो। ये कंट्रोल सी कंट्रोल बी वाली अप्रोच फॉलो कर रहा है, अपना दिमाग नहीं लगा रहा है कि पहले वाले डेटा फ्रेम में जो इंडेक्स हैं 0 1 2, दूसरे वाले में भी शुरू जीरो से ही हो रहे होंगे, तो उसने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये फिर इंडेक्स आपके डुप्लीकेट से नजर आ रहे हैं। देखने वाले को अच्छा शायद नहीं लगेगा और हमें भी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉनकैट फंक्शन से ये कह सकते हैं कि कॉनकैट फंक्शन, आप ना इंडेक्स को कॉपी पेस्ट मत करना, सिर्फ आपका डेटा कॉपी पेस्ट करो, और जो नया डेटा फ्रेम बनेगा, अब ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हमारे सारे इंडेक्स को रीसेट करके 0 1 2 3 4 की फॉर्म में अपने आप अरेंज करेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, मतलब इंडेक्स को कॉन्केट मत करो, सिर्फ डेटा को कॉन्केट कर दो। ऐसा करने का मतलब है जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम बनेगा, अब ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो अपने वाले डेटा फ्रेम के लिए अपना इंडेक्सिंग तैयार करे। कॉन्कैट करते समय हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। जैसे अभी 3 कॉलम है, नेम, एज, कोर्स, अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, तो अगर आप चाहो कि पहले ए वाला कॉलम आए, फिर बी वाला आए, फिर सी वाला आए, कोई सेंस है नहीं इन बातों का, लेकिन अगर आप चाहते हो तो शायद कॉन्कैट हमें ये फैसिलिटी दे सकता होगा। एक बार चेक करते हैं, क्या इसमें सॉर्टिंग करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पर कॉमा लगा के पास करेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो ये रोज को सॉर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, कॉलम को ऑर्डर देगा, तो पहला कॉलम ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल डेटा फ्रेम जो सेम स्ट्रक्चर पर हैं, इस शब्द को ध्यान देना है, जो सेम स्ट्रक्चर पर है, जिनका सेम स्कीमा है, सेम नेम ऑफ कॉलम है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है, सेम नेम ऑफ कॉलम है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है, वहां पर ये वाली अप्रोच हमारी बढ़िया रहती है। ठीक है, अब देखो, इसमें यूज केस बन सकता है कैसे, मान लो सर 2 कॉलम का नाम सेम है, एक का नहीं है, ये भी हो सकता है। मान लो एक में 3 कॉलम है, एक में 4 कॉलम है, और आपको कहा गया है कि नहीं, आप कॉन्कैट करो रो वाइज, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस पर हमारे सामने आएंगे, उन चैलेंजेस को हमें देखना पड़ेगा कैसे उसको हम हैंडल कर पाएंगे, है ना। इमेजिन करते हैं, मैं पहले वाले डेटा फ्रेम में कॉलम का नाम चेंज कर देता हूं। कैसे करता हूं देखो, df1 डॉट रीनेम, मैंने कहा भाई नेम कॉलम का नाम नेम कर दो, बस ऐसे ही सीखने के लिए जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और इसको कर दो इन प्लेस, मतलब df1 के अंदर ही चेंज कर दो। अब पिक्चर हो गई, df1 हो गया ये, चेंज नहीं हुआ यार ये। सही कह रहे हो, गलती तो हमारी है, एक्सेस बताना भूल गए, कॉलम है, बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या करता होगा, 0 पे काम करता होगा, इसीलिए। अब ये होगा df1 और ये है df2। अब ये मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कॉमन है, हो सकता है जिसने डेटा बनाया उसको लग रहा है सेम स्ट्रक्चर है, उससे क्या पता लोअर केस अलग होता है, पाइथन अपर केस अलग होता है ना। हम देखते हैं कि जब कॉन्कैट करते हैं तो क्या पाइथन का डेटा फ्रेम इस बात को फोकस करेगा कि लोअर केस अपर केस है, तो एक कॉलम माने के अलग माने, होने का चलो देख लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो पाइथन में डेटा केस सेंसिटिव ही होता है, एसक्यूएल की तरह नहीं है कि लोअर केस अपर केस सब एक है। एसक्यूएल में केस सेंसिटिव नहीं होता, ना कॉलम का नाम ना हमारी डेटा की वैल्यूज, बट पाइथन में तो होती है हमारी। देखते हैं यहाँ पर ये पिक्चर क्या काम करती है। pd.concat, हमने कहा df1 कॉमा df2,
कॉन्कैट कर दो, बाकी इग्नोर इंडेक्स तुम देखते रहेंगे बाद में। जो काम की चीज है पहले वो देखो लो। इसका मतलब क्या करा इसने, एरर नहीं दी, सारे कॉलम शामिल कर लिए, ये भी कर लिया ये भी कर लिया। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया जो आप पूछ सकते थे, आपने पूछा नहीं, कि अगर मेरे दोनों डेटा फ्रेम में कॉलम सेम नेम के नहीं हुए तो क्या होगा। तो कॉलम कंबाइन भी हो जाएंगे, पुराना वाला कॉलम भी आ जाएगा और नया वाला, मतलब पहले वाले डेटा फ्रेम का कॉलम भी आ जाएगा और दूसरे वाले डेटा फ्रेम का कॉलम भी आ जाएगा। जहां वैल्यू नहीं है वहां पर क्या आ जाएगा, मिसिंग। ठीक है। तो जनरली ये पर्पस हमारा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पर्पस के लिए शायद हम दो डेटा फ्रेम को कंबाइन नहीं करना चाह रहे होंगे। ठीक है। अब सेम आंसर आएगा कि तीन कॉलम है एक में चार कॉलम है, तो फिर भी कंबाइन हो जाएगा, कॉलम चार बनेंगे आपके, और पहले वाले डेटा फ्रेम में चौथे कॉलम की वैल्यू मिसिंग आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम डेटा फ्रेम को अपना कंबाइन कर सकते हैं पीडी डॉट कॉनकैट फंक्शन का यूज करके रो वाइज। अब आगे चलते हैं, एक और डेटा लेकर आते हैं। अगला देखो, डेटा सेट वही पीएनबी एस वही है, देखो दिया है। तो जो पीएनबी का डेटा है वो रीड करो, डी एफ टू इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस बी। और एक एस बी करके भी शायद होना चाहिए, देखो दोनों होंगे। पीएनबी नहीं है तो दोनों को अलग अलग लोड कर लो, डी एफ वन में पहले का रख लो और डी एफ टू में दूसरा रख लो। अब जो लोग मेरे बैच में एसक्यूएल से जुड़े हुए हैं उनको एक इंट्यूशन आ गया होगा, ऑलरेडी हम एसक्यूएल में इस चीज को पढ़ चुके हैं। और जो मेरे साथ आगे जाएंगे भी पावर बीआई में, भाभी पढ़ेंगे इस बार, पावर बीआई के अंदर भी ज्वाइन होता है, तो भाभी मैं यही डेटा यूज करूंगा। क्या पिक्चर, हमने कहा ये पिक्चर है। डी एफ वन, डी एफ टू। अब हमारे पास दो डेटा फ्रेम को अगर आप कॉलम वाइज कंबाइन करना चाहते हैं तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ज्वाइन मेथड, दूसरा तरीका होता है मर्ज मेथड। ज्वाइन और मर्ज दोनों का कॉन्टेक्स्ट एक ही है, कॉलम वाइज डेटा को कंबाइन करना। कॉलम वाइज डेटा कंबाइन करने के लिए दो डेटा फ्रेम में कोई चीज कॉमन होना जरूरी है। अब कोई चीज कॉमन क्या हो सकती है, ज्वाइन कह रहा है जो चीज कॉमन होना जरूरी है वो है इंडेक्स। मर्ज कह रहा है जो चीज कॉमन होना जरूरी है वो है कॉलम का नाम। दोबारा सुन लेंगे, कॉलम वाइज डेटा कंबाइन अगर आप करना चाहते हो तो दो तरीके पांडास में होते हैं, एक ज्वाइन मेथड है और एक मर्ज मेथड है। ज्वाइन मेथड दो डेटा फ्रेम के कॉलम पे काम नहीं करता है। दोबारा सुनेंगे, ज्वाइन मेथड दो डेटा फ्रेम के कॉलम पे काम नहीं करता है, तो फिर कैसे मैच करेगा, इंडेक्स पर।
दो डेटा फ्रेम में इंडेक्स सेम होने चाहिए तो काम करेगा। ठीक है। तो इंडेक्स पे काम करता है ज्वाइन मेथड। और अगर आपके दो डेटा फ्रेम में सेम नेम के कॉलम है, सेम नेम के कॉलम है, नाम अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम नेम का कॉलम है, उस पर आपको ज्वाइन कराना है, तो उसको फिर आप मर्ज से कराएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों से आपको सिखा देता हूं। तो अब यहां पर मैंने लिखा, जो ज्वाइन और मर्ज वाली कहानी है, जनरली हम इस कहानी को दो डेटा फ्रेम तक ही लिमिट कर पाएंगे। जो कॉन्कैट वाली कहानी थी, उसमें एक लिस्ट होती थी। आप उसमें तीन डेटा फ्रेम भी दे सकते थे, चार भी दे सकते थे, पांच भी दे सकते थे। लेकिन ज्वाइन और मर्ज जनरली दो डेटा फ्रेम के साथ ही आपके चलेंगे। तीसरा अगर पिक्चर में लाओगे, तो पहला दूसरे का ज्वाइन कर लो, फिर दूसरे तीसरे का अलग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे करके एक बार में दो ही इस्तेमाल हो पाएंगे। अब पीडी डॉट देखो ज्वाइन करके आता है, तो ये एक फंक्शन नहीं है, ये डेटा फ्रेम का मेथड है। लिखोगे df1 dot join df2। अब इसमें ज्वाइन मेथड के पहले जो लिखा है, तो अगर मैं आपसे लेफ्ट और राइट पूछूं, बताओ इसमें लेफ्ट कौन है राइट कौन है? ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। तो इसको आप फर्स्ट डेटा फ्रेम कह सकते हैं या लेफ्ट डेटा फ्रेम कह सकते हैं। इसको आप सेकंड डेटा फ्रेम कह सकते हैं या आप इसको राइट डेटा फ्रेम भी कह सकते हैं। क्या करेगा, इन दोनों के कॉलम को कंबाइन कर देगा। तो पीएनबी अकाउंट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम पीएनबी बैलेंस, तीसरा कॉलम पीएनबी आधार, चौथा कॉलम एसबीआई अकाउंट, पांचवा कॉलम एसबीआई बैलेंस, छठा कॉलम एसबीआई आधार। तो टोटल छह कॉलम आ जाएंगे। अब रिजल्ट डेटा फ्रेम में पहली रो कौन सी आएगी? जो इंडेक्स पर मैच हुई है। तो यहाँ जीरो इंडेक्स की रो कौन सी है? ये वाली। लिख लो फिर यहाँ पर 101 5000 111। और यहाँ पर जीरो इंडेक्स की रो कौन सी है? ये वाली 201 5444। अब आप बोलोगे सर ये दोनों कैसे, यहाँ आधार कुछ और है यहाँ आधार कुछ और है। तो ज्वाइन क्या तो हो रहा है कि मुझे आपके किसी कॉलम में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो इंडेक्स में है। और जीरो इंडेक्स के साथ क्या होगा? ज्वाइन होगा। फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ कंबाइन होगा। ठीक है। अब अगला काम क्या है? अगला काम यह है कि जब आप ज्वाइन पढ़ते हैं, तो चार तरह का होता है। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन। तो अब ज्वाइन को आप क्या, हाँ क्रॉस ज्वाइन। तो जो हमारा डेटा फ्रेम है, इसमें ज्वाइन के चार ही ऑप्शन मिलेंगे। क्रॉस ज्वाइन का फीचर इस अप्रोच में नहीं है, किसी और तरीके से करना होगा, बट इसमें क्रॉस ज्वाइन नहीं है। ठीक है। अब ज्वाइन को एक बात पता है, आप उसे बदल नहीं सकते, इंडेक्स पे ज्वाइन करेगा। आप उसे बस ये बता दो इन चारों में से कौन सा वाला ज्वाइन करना है। हमने कहा चलो पहले इनर ही करा दो। तो अगर मैंने इनर कराया, तो सोचो तीनों रो मैच हो गई, जीरो से जीरो वाली मैच हो गई, वन से वन वाली मैच हो गई, टू से टू वाली मैच हो गई। तो तीनों रो रिजल्ट में आएंगी हमारी। हमने कहा तो यहां पर मैंने क्या लिखना है? यहाँ लिखना है, एक आर्गुमेंट होता है हाउ। हाउ माने ज्वाइन कैसे करना है। तो हाउ की वैल्यू इनर, लेफ्ट, राइट, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। ये लो, इंडेक्स पर कंबाइन हो गया,
पहली रो, उसके आगे दूसरी रो। तो सर इंडेक्स पे कंबाइन कोई क्यों करेगा? हमने कहा शायद कर ले। तो आप एक काम करो ना, जब आपको पता चल गया कि ज्वाइन इंडेक्स पे ज्वाइन करता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी कॉलम को इंडेक्स बना दो। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं, किसी कॉलम की वैल्यू को इंडेक्स बना दे रहे हैं। इसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ इंडेक्स बना देते हैं। अब ज्वाइन से जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा आधार के बेस पर, क्योंकि आधार को आप क्या बना दोगे, अपने इंडेक्स बना दोगे। ठीक है, तो पहले हमने सीखा कि ज्वाइन मेथड दो डेटा फ्रेम पे चलेगा, तीन पे नहीं चलेगा। फिर हमने ये सीखा ये दो डेटा फ्रेम के इंडेक्स पे ज्वाइन का काम करता है, ना कि किसी कॉलम पर। और आप अगर किसी कॉलम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कॉलम को उठाकर इंडेक्स बना दो। कैसे बना दो ये तो पढ़ा ही नहीं है आपने, हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे df1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, किसी भी डेटा फ्रेम के इंडेक्स को आप असाइन कर सकते हो। सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स होगा डेटा फ्रेम 1 डॉट इंडेक्स। अब इस डेटा फ्रेम में कितनी रोज हैं, हमने कहा 3। तो यहां पर कुछ ऐसा लिख दो जिसमें 3 वैल्यूज हो, लिस्ट लिख दो, टपल लिख दो, सीरीज लिख दो, नंपाई 1D एरे लिख दो। कुछ भी ऐसा लिख सकते हो जो 3 वैल्यू कंटेन करता हो। हमने कहा एक काम करते हैं ना, इसका कॉलम ही लिख देते हैं, df1 डॉट pnv_आधार। यानी कि आधार कॉलम में 3 वैल्यूज है ना, तो ये तीनों वैल्यूज इस वाले डेटा फ्रेम की क्या बन जाएंगी, हमारा इंडेक्स बन जाएंगी। अब ध्यान से, जब ये बनेंगी तो आपके इंडेक्स का एक नाम भी आ जाएगा, इंडेक्स का टाइटल भी आ जाएगा, पीएनवी आधार। हमने कहा क्या कहना चाह रहे हो, कुछ इस तरह से। तो मुझे इसको चेंज करके देखना पड़ेगा अभी, है ना, तो अभी मैं कर रहा हूँ। शायद आप बोलोगे सर ये अजीब लग रहा है ऐसे देखने में। सर ये वाला आधार तो रह ही गया। अरे तो आपने जो कोड लिखा है, इस बात का लिखा है कि आधार कॉलम क्या बन जाए, इंडेक्स बन जाए। ये कोड थोड़ी लिखा है आपने कि आधार कॉलम हट जाए, वो अलग कोड होगा फिर। अगर हटाना चाहते हो तो वो कोड अलग होगा। हमने कहा सर वो भी लिख दो। तो बताओ क्या लिखें, df1 डॉट ड्रॉप, क्या लिख दें यहाँ पर, स्ट्रिंग में pnv_आधार, कुछ और लिखना है बस, एक्सेस इक्वल टू 1, और इन प्लेस भी कर देते हैं। ये लो। तो अब आपने क्या करा, ज्वाइन मेथड को अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने के लिए कॉलम को उठाकर इंडेक्स बना दिया। तो सर ऐसे ही उसका भी कर दो, दूसरे वाले डेटा फ्रेम का। कॉलम का नाम SBI_आधार। तो कॉपी पेस्ट जब करना तो ध्यान रखना नाम चेंज करने का। अब आपका डेटा ज्वाइन के अकॉर्डिंग तैयार हो गया। कॉन्कैट करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा ना, उसका क्या मतलब डुप्लीकेट है कि नहीं। यानी कि पांडास को यूनिक की प्राइमरी की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आधार होगा हमारे लिए आधार, उसके लिए तो ABCD है। किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू कितनी बार आ सकती है, यानी कि डेटा फ्रेम में कोई यूनिक की प्राइमरी की का टॉपिक नहीं होता है। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो यूनिक की प्राइमरी की के कॉन्टेक्स्ट के साथ ही डेटा एनालाइज करना चाहता हूं, चलो फिर SQL में, फिर पांडास छोड़ना पड़ेगा।
कहाँ पे? इंडेक्स इग्नोर किस में कर सकते हो? कॉनकैट में। नहीं नहीं, इग्नोर तब करते हैं जब दो डेटा फ्रेम को कंबाइन करके तीसरे में ला रहे हो, उस समय इग्नोर करने का पॉइंट होता है। ठीक है। तो अब इग्नोर का मतलब ये हो गया कि ये वाला डेटा, उसके नीचे ये वाला डेटा ऐसे मान लो, ठीक है, और ये आएगा नहीं यहाँ पर, अपने आप 0 1 2 3 ऐसे हो जाएंगे। इग्नोर इंडेक्स का मतलब। चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। नहीं, तो जो मैच वाले से वही आएंगे। अब देखो, यही मैं आपको इसमें सिखा रहा हूं अगला। अब मैं इन दोनों डेटा फ्रेम पर इनर ज्वाइन लगाऊंगा, इन दोनों डेटा फ्रेम पर इनर ज्वाइन। तो चार कॉलम बनेंगे, दो यहाँ वाले, दो यहाँ वाले। पीएनवी अकाउंट, पीएनवी बैलेंस, एसबीआई अकाउंट ऐसे बैलेंस। अब देखो, पहली इंडेक्स मैच हुई बन 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 वाली, तो बन 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 वाला इंडेक्स अब यहां पर आ गया, वैल्यू 101 और 5000। अब ये ढूंढेगा दूसरे डेटा में 111 इंडेक्स कहाँ है, यहाँ है। अब इसी को उठाकर इसी के आगे लिखेगा, ये इसके आगे यही वाली रो आएगी हमारी, क्योंकि ये यहां पर है, चाहे ये कहीं भी हो दूसरी जगह। अब यहाँ पर 222 यहाँ है ही नहीं, 333 है ही नहीं, तो सर एक ही आएगा रिजल्ट, हमने कहा एक ही आएगा बस, अगर मैं इनर ज्वाइन लिखूंगा तो, क्योंकि दोनों में इंडेक्स एक ही रो पर मैच हो रहा है, बाकी में मैच ही नहीं हो रहा है। नहीं, इनर का मतलब है इंडेक्स मैच हुआ है, उसी का डेटा दिखाएंगे, तो मिसिंग का पॉइंट ही नहीं है। चलो तो अब लिखेंगे यहाँ पर df1 डॉट ज्वाइन df2, और यहाँ लिखेंगे हाउ, हाउ इज इक्वल टू इनर। ये लो। आई गेस लेफ्ट ज्वाइन होती है, वो चेक कर लेंगे अभी। इनर ही है। ठीक है। चलो अब इनर ज्वाइन की जगह, अगर मैं, अब देखो इसको कहानी किस्सों के हिसाब से पढ़ो, भूल जाओ कि पाइथन पांडास डेटा फ्रेम क्या होता है। हमें तो कहानी सुनाई गई कि एक बैंक ने अपना डेटा दे दिया, दूसरे बैंक ने अपना डेटा दे दिया, और हमसे ये कहा बस उन कस्टमर को ढूंढ के ला दो जिनका दोनों में खाता है। क्लाइंट ने हमें ये कहानी सुना दी। अब उसे मतलब ही नहीं पाइथन क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है। अब वो आप जानो क्या करना है। दोनों डेटा फ्रेम को लोड कर लेना जैसा भी करा है, और फिर उसके बाद देखो कि दोनों डेटा फ्रेम में कोई कॉमन कॉलम है जिससे मैच किया जा सकता है, आधार मिलेगा। फिर आपको दोनों के आधार को उठाकर दोनों का इंडेक्स बनाना पड़ेगा, तब जाके ज्वाइन चलेगा आपका। अब क्लाइंट थोड़ी जानता है इन बातों को कि पाइथन का डेटा फ्रेम का ज्वाइन इंडेक्स पे चलता है, वो तो हम जानते हैं। ठीक है। बहरहाल, अब अगली कहानी मुझे ये कही गई कि मुझे पीएनबी के सारे कस्टमर का डेटा लाकर दे दो, पीएनबी के सारे कस्टमर का डेटा चाहिए, लाइक दिस वन, सारे कस्टमर का डेटा चाहिए। लेकिन अगर किसी ने एसबीआई में भी अपना खाता खुलवा रखा है, तो साथ में उसकी डिटेल भी अटैच कर देना। पीएनबी का चाहिए, फोकस है पीएनबी का डेटा, लेकिन वो कस्टमर जो पीएनबी के हैं और एसबीआई में भी हैं, उनका डेटा दिखा दो। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन से। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट का मतलब है जो पहला वाला डेटा फ्रेम है उसका सारा डेटा आएगा। अब दूसरे वाले डेटा फ्रेम से सिर्फ मैचिंग वाला आएगा। ठीक है, ये लो।
तो पहले वाले का तीनों डेटा आ गया। अब दूसरे वाले से सिर्फ कौन सा आया, मैचिंग वाला। अब इन दोनों कस्टमर का एसबीआई में कोई अकाउंट है ही नहीं, तो क्या आ रहा है इस बार यहाँ पर, मिसिंग। तो आपको जो रिजल्ट मिला वो पीएनबी का ही डेटा मिला, लेकिन साथ में अगर किसी ने भी एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है तो उसकी डिटेल भी आपको दे दी जा रही है। तो ये अचीव करेंगे किससे, लेफ्ट ज्वाइन से। ठीक है, सोचो अब इस बार मेरा फोकस है कि एसबीआई का सारा डेटा दे दो, और उनमें से अगर किसी का खाता पीएनबी में भी हो तो साथ में दिखा देना। तो राइट ज्वाइन। तो अब देखो एसबीआई के सारे कस्टमर का डेटा आ गया, उसमें से सिर्फ एक ही कस्टमर ऐसा है जो पीएनबी में भी है, बाकी सब जगह मिसिंग मिसिंग आ रहा है। दोनों बैंकों के सारे कस्टमर का डेटा दे दो, सेम है उनका भी दे दो, और जो अलग अलग है उनका भी दे दो, सब कंबाइन कर दो। क्या होगा यहाँ पर, आउटर। दोनों बैंकों के सारे कस्टमर का डेटा इस तरह से बेस्ड ऑन इंडेक्स आ जाता है। नेचुरल ज्वाइन इसमें नहीं है, नेचुरल ज्वाइन हमारा मर्ज में चलता है। चलो, तो ये ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तब आप दो डेटा फ्रेम को किसी एक कॉमन कॉलम के बेस पर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कॉमन कॉलम है उसको पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचना कि बनाने वाले ने ऐसा क्यों किया, पहले ही वो किसी कॉलम पे करवा देता, इंडेक्स पे क्यों करवाया है। ऐसा बहुत बार होगा कि आपके पास जो डेटा होगा वो एक इंडेक्स मीनिंगफुल वाला होगा, और इस तरह के कई सारे डेटा सेट होंगे जिसमें इंडेक्स मीनिंगफुल होंगे। अब आप उस डेटा को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलो, तो अब वापस से डेटा को लोड करो। df1 इक्वल टू, यानी कि वो लाइनें जो लिखी थी दोबारा लिख लो, यही काम दोबारा करेंगे। अब इसी काम को करने का दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये कह रहा है कि अगर आप कॉमन कॉलम के बेस पर ज्वाइन करना चाहते हो, कॉमन कॉलम के बेस पर ज्वाइन करना चाहते हो, इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कॉलम ही रहने दो उनको। ठीक है, तो आप मर्ज का यूज करके कर सकते हो। यहां पर कॉमन शब्द का मतलब है कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए। यहाँ कॉमन का मतलब ये नहीं है कि कॉलम का नाम कुछ भी हो अंदर वैल्यू सेम है, नहीं। तो मर्ज में जब मैं कॉमन शब्द यूज करता हूं तो दोनों डेटा फ्रेम में कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए। क्या अभी जो मेरे पास सिचुएशन है दोनों डेटा फ्रेम में, क्या दोनों में से किसी में कोई सेम नेम का कॉलम है, नहीं। तो अभी इसके अंदर हम मर्ज का यूज करके इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, दोनों डेटा फ्रेम रीनेम कर लेते हैं, आधार कॉलम का नाम आधार रख लेते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा df1 डॉट रीनेम कर्ली ब्रेसेस pnv अंडरस्कोर आधार, इसका नाम मैंने आधार कर दिया, एक्सेस इक्वल टू 1, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। दूसरे वाले में एस बी अंडरस्कोर आधार,
ठीक है, ये DF1 हो गया, ये DF2 हो गया। अब देखो, इन दोनों डेटा फ्रेम में हमारे पास सेम नेम का कॉलम हमने बना लिया है। अब यहाँ लिखेंगे DF1 डॉट मर्ज, मर्ज नाम का मेथड होगा DF2। तो मर्ज मेथड बाय डिफॉल्ट नेचुरल ज्वाइन वाली स्टाइल यूज करता है। नेचुरल ज्वाइन स्टाइल क्या कहती थी? अगर दो टेबल में कॉलम सेम नेम के हैं तो आपको ऑन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम के बेस पर ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है। तो आपको मर्ज को ये नहीं बताना है कि भाई इसका कौन सा कॉलम और इसका कौन सा कॉलम है, अपने आप ढूंढेगा सेम नेम का होना चाहिए और उस पर ज्वाइन लगा देगा। सिर्फ आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको ये बताना पड़ेगा कौन सा ज्वाइन करें, इनर करें, लेफ्ट करें, राइट करें, आउटर करें। तो वही हाउ इज इक्वल टू, पहले इनर करके देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए मेरा? जहां पर आधार वन ये वाला और ये वाला, ये मेरा आना चाहिए। अब देखो, इससे नया डेटा फ्रेम बनेगा तो उसका अपना इंडेक्स होगा और वो पहली रो है तो जीरो इंडेक्स होगा। ये थोड़ी कि इसका उठाएगा कि इसका उठाएगा। ठीक है, ये लो। तो वन वन वाला अपने आप मर्ज करके आपको दे देता है। इट इज लाइक नेचुरल ज्वाइन। तो दोनों पकड़ेगा। देखो, क्या इनका क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है इनका। तो मैं कर नहीं रहा हूं, हाइपोथेटिकली समझो, क्योंकि फिर डेटा बेटा बनाना पड़ता है। मान लो पहला डेटा फ्रेम ये है। इसमें कॉलम का नाम है C1, C2, C3। ये दूसरा डेटा फ्रेम है। इसमें कॉलम का नाम है C2, C3, C4। ठीक। यहाँ पर वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ वैल्यू कर दी मैंने 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9। अब मैंने लिख दिया DF1 डॉट मर्ज DF2। तो अब मर्ज कह रहा है, मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। तो मैं अपने आप अपना दिमाग लगाऊंगा, इन दोनों में सेम नेम के कॉलम को पकड़ूंगा। तो सेम नेम के कॉलम दो हो गए सर इस बार। C2 C3 यहाँ है और C2 C3 हमारा यहाँ है। तो अब देखो, यहाँ पर पहली रो में C2 की वैल्यू 2 है और C3 की वैल्यू 3 है। दूसरे डेटा फ्रेम में कोई सी भी रो ढूंढो, कोई सी भी रो ढूंढो जिसमें C2 और C3 की वैल्यू क्या हो, 2 और 3 हो। कहीं दिख रही है C2 की वैल्यू 2 और 3 हो? सर कहीं नहीं है। कोई नहीं, आगे आ जाओ। यहाँ पर 5 और 6, कहीं है यहाँ पर 5 और 6? नहीं। 8 और 9, सर कहीं नहीं है। चलो, तो इसका मतलब अभी जब मर्ज करोगे तो ब्लैंक रिजल्ट आएगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिख दिया 2, 3 और यहाँ कर दिया 4, 6। 8, 9
98। चलो अब फिर खेलते हैं। C2 और C3 के बेस पर मर्ज करेंगे। कोई ऐसी रो ढूंढो जहां पे 2 3 C2 C3 में पड़े हों। सर ये रहे। अब इनको मर्ज कर दो। 1 2 3 3, यानी कि 1 ये वाला आ गया। अब ये 2 3 तो कॉमन है, ये आ गए हमारे। और अगले वाले का 3 ये आ गया इस वाली रो में। सर 5 6 यहाँ पर कौन है? 4 6 कंबाइन नहीं होगी, मर्ज नहीं होगी। यहाँ पर है 8 9, यहाँ पर है 9 8। सर अलग अलग है। यहाँ C2 8 है, यहाँ 9 है ये। तो ये भी कम, तो सर एक ही हुआ फिर मर्ज, हमने कहा एक ही होगा। तो इस तरह से अगर एक से ज्यादा कॉलम सेम नेम के हैं तो उन दोनों कॉलम को कंसीडर किया जाएगा इस काम को करने के लिए। लेकिन आप चाहते हो नहीं, सिर्फ हमारा C3 कॉलम यूज करा जाए, भले ही C2 भी कॉमन है, सिर्फ C3 ही यूज किया जाए। तो कैसे करेंगे? तो मर्ज के अंदर कॉमा लगा के ऑन लिखेंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। तो अगर आप ऑन आर्गुमेंट को खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे करके। अगर दो कॉलम सेम हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आधार पे ही मैच कराएगा। मान लो दोनों जगह पेन भी होता। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पैन कार्ड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो सर दो लोगों का पेन अलग अलग कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा एग्जांपल सोचो जो दोनों जगह थोड़ा सा अलग हो सकता हो, जिससे कि मैं आपको ये समझा पाऊं। हाँ, फोन नंबर वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कस्टमर का अलग हो भी सकता है यहाँ पर वहां पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं DF1 में एक नया कॉलम ऐड करता हूँ और ये कर दिया मान लो मैंने मोबाइल। ठीक है। मोबाइल नंबर ऐसे ही दे दिया मैंने, यहाँ पर डाल दिया 112223। दूसरे वाले डेटा फ्रेम में डाल दिया मैंने मोबाइल, इसका कर दिया मान लो 11। बाकी तो कोई मैच हो ही नहीं रहा है। 44। और चलो इसका 3 3 कर दिया। ठीक है। नहीं, पहले वाले का भी मैं बदल रहा हूँ ताकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझा पाऊँ। अब पिक्चर ये है, ये DF1, ये DF2। मैंने सीधा मर्ज चला दिया, DF1 डॉट मर्ज DF2। और हाउ इज इक्वल टू मैंने कहा इनर चला दो। अब बताओ अपने आप इन दोनों में जो कॉमन है उनको लेकर आएगा। दो कॉलम है। अब जरा देखो, कहीं 4 4 4 5 5 है यहाँ पर, हमने नहीं, यहाँ से देखो 1 1 1 और 1 1। सर 1 1 1 और 4 4 है, नहीं हुआ मैच। 2 2 2 2 2, सर कहीं नहीं है तो कुछ नहीं आएगा निकल के, क्योंकि अभी दोनों कॉलम पकड़ रहा है। अब मैं इससे कहूंगा नहीं भाई दोनों मत पकड़ो, मोबाइल नंबर अलग अलग हो सकता है, कस्टमर सेम हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ आधार पे काम करो। ले आया ढूंढ के। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस काम को कर सकते। ध्यान से देखो, रिजल्ट में एक नई बात शायद दिखाई दे रही है, कुछ दिख रही है कुछ क्या? मोबाइल नंबर कॉलम अभी हम मैच करा रहे हैं सिर्फ आधार के बेस पर। तो मर्ज में जो कॉमन कॉलम होता है वो रिजल्ट में एक ही बार आता है, लेकिन आपने स्पेसिफिक कॉमन कॉलम पास करा, वो एक बार आ गया। अब जो बाकी कॉमन कॉलम थे तो वो 2 बार आने पड़ेंगे। ये मोबाइल नंबर अलग है, ये मोबाइल नंबर अलग है। अब एक डेटा फ्रेम में दो कॉलम सेम नेम के कैसे? तो ये क्या करता है, अपनी तरफ से आइडेंटिटी देने के लिए एक्स और वाई कर देता है। पहले वाले को एक्स, दूसरे वाले को वाई, कि ये वाला जो मोबाइल नंबर है ये पहले वाले डेटा फ्रेम से आया है, ये वाला मोबाइल नंबर दूसरे वाले से आया है। आपको ये पसंद अगर नहीं आता है तो ये सिचुएशन तब बनी
जब कॉमन कॉलम सारे यूज ना करके कुछ करना चाहते हो तो जो रिमेनिंग कॉमन कॉलम है उनका नाम रिजल्ट में सफिक्स के साथ एक्स वाई के अकॉर्डिंग आ रहा है। आपको पसंद नहीं आया तो आप अपना सफिक्स बता दो। सफिक्सेस लिस्ट में बताओ। पहले वाले का यहाँ मैंने मान लो दे दिया अंडरस्कोर पीएनवी। तो जरूरी नहीं अंडरस्कोर देना, ठीक है, आप सिंपल कुछ भी दे सकते हो। यहाँ दे दिया मैंने अंडरस्कोर एसबीआई। अब देखो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मर्ज वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मैंने आपको हाउ इनर पे पढ़ाया, इसी तरह से आप चाहो तो हाउ लेफ्ट राइट सब पे कर सकते हो। आप सब जानते हो इन बातों के लिए, सिर्फ समझा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये चल रहा है हमारा इनर पे। इनर के अलावा और क्या क्या दे सकते हो, वो सारे ऑप्शन वही है हमारे। लेफ्ट, राइट, आउटर, इनर। इसमें क्रॉस मिल जाएगा जो ये पूछ रहे थे, इस वाले में क्रॉस ज्वाइन ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हमारा डेटा फ्रेम कैसे हम कंबाइन करते हैं वो वाला पॉइंट हमारी समझ में आ गया। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर हमारा पूरा होता है। अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। मार्केट में जाओगे, इंडस्ट्री के अंदर अकेली जॉब इसी की प्रोफाइल पर बनती है और उस जॉब का नाम होता है ईटीएल डेवलपर। ईटीएल में ई का मतलब है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब किसी वेबसाइट से लाना, एक्सेल से लाना। टी का मतलब वही है जो आप हमने कल से पढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्म करना। लोड का मतलब है ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेटा जो बदल गया है, अब वो प्रोग्राम बंद होते ही चला जाएगा तो उसे कहीं सेव तो कर जाओ। तो यहाँ लोड का मतलब है उसको कहीं सेव कर देना। अलग ही इसकी पोस्ट चलती है एमएनसी लेवल पर। स्टार्टअप में तो एक ही आदमी को सब काम करने होते हैं। एमएनसी लेवल पर अगर हम बात करें तो ईटीएल डेवलपर अलग ही प्रोफाइल है ये। क्योंकि डेटा इतना हमारा रॉ डेटा होता है कि उससे इंसाइट निकालना बहुत मुश्किल होता है। डेटा को रीशेप करके प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना बहुत जरूरी होता है, सो डैट अब उस पर अच्छी इंसाइट्स निकाली जा सकती होगी। चलो आगे चलते हैं। कुछ बेसिक चीजें जो हमारी डेटा फ्रेम में थी, तो एक डेटा रीड कर लो, यही वाला रेस्टोरेंट वाला कर लो। अब कई बार क्या होता है, मुझे अपने डेटा का एक काइंड ऑफ थंबनेल देखना है। थंबनेल मतलब एक ऊपर ऊपर से पिक्चर देखनी है, डेटा का ही बारे में एक अंदाजा लेना है, आइडिया लेना है। डेटा में बहुत सारी रोज हैं, तो आप df डॉट हेड लगा सकते हैं। हेड मेथड बाय डिफॉल्ट हमारा फर्स्ट 5 रोज लाकर एक नए डेटा फ्रेम में रखकर आपको दे देता है। तो किसी भी डेटा का एक अंदाजा लगाने के लिए आप इसका यूज कर लेते हैं। डेटा में लाखों, बिलियन, मिलियंस, ट्रिलियंस रोज हैं, तो आप पूरा डेटा फ्रेम रन कराएंगे तो शायद एरर भी आ जाए, पूरा प्रिंट ही ना हो पाए। तो आप हेड लगाकर एक डेटा के बारे में क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। हेड ये कह रहा है कि आप 5 की जगह 3 भी देख सकते हो, लेकिन मुझे बता देना। आप 3 की जगह 7 भी कर सकते हो, लेकिन मुझे बता देना बस। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 5 लिखा होता है। अगर बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट 5 लिखा होता है। अब हेड में इस बात का ध्यान रखना कि आप जो संख्या पास कर रहे हैं, इट मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू, नॉट ए फ्लोट वैल्यू। फ्लोट करोगे तो ये एरर दे सकता है कि भाई इतनी रो कैसे दिखा दें। रो या तो 3 होंगी या 4 होंगी। तो इंटीजर नंबर ही आप यहां पर दे सकते हो, फ्लोट नंबर आप नहीं दे सकते। क्या कोई ये कह सकता है माइनस इन इंटीजर नहीं है? सर इंटीजर तो है। अब ये एरर नहीं दे सकता क्योंकि इसका रूल है इंटीजर चाहिए। अब इस केस में ये क्या करता है, इसका मतलब है शुरू की 3 मत दिखाना, बाकी सब दिखा देना।
मतलब पूरा डेटा फ्रेम दिखा दो, माइनस कर दो शुरू की 3 रोज। तो एक्सक्लूड फर्स्ट 3 रोज एंड देन रिटर्न ऑल रिमेनिंग रोज, इसका मतलब ये हो गया। अब ये आपका, सॉरी, हेड -3 का मतलब है शुरू की सारी रोज दिखा देना, लास्ट की 3 रोज हटा देना। यहां पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम देखो एक बार पहले, 41, 42, 43, 3 रोज को हटा दिया यहां से। इसका मतलब हो गया एक्सक्लूड लास्ट 3 रोज, एक्सक्लूड हटा देना। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं किसी डेटा में लास्ट की रोज देखना चाहता हूं तो हेड के बाद अपोजिट टर्म क्या होता है? तो टेल मेथड क्या करता है? लास्ट की रोज दिखा देता है। टेल में भी सेम कहानी है, बाय डिफॉल्ट 5, और अगर अपनी बताओगे तो जितनी बताओगे उतनी। और इसमें भी यही पिक्चर है, शुरू की 3 हटा दो, बाकी सब दिखा दो। एक्सक्लूड फर्स्ट 3 रोज। किसी भी डेटा फ्रेम की अगर मुझे डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, डेस्क्रिप्टिव समरी चाहिए, तो जब मैं इस वर्ड का यूज करता हूँ डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो वही 8-10 पैरामीटर की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सारे कॉलम की डेस्क्रिप्टिव समरी एक बार में ले सकते हो, मतलब ये कह लो पूरे डेटा फ्रेम को आप डेस्क्राइब कर सकते हो यूजिंग डेस्क्राइब मेथड। तो डेस्क्राइब मेथड क्या करता है, जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं हर न्यूमेरिक कॉलम की समरी निकाल देगा, मतलब मिन मैक्स मीडियन, 50%, 25, 75, हर न्यूमेरिक कॉलम का करके दे देगा एक ही बार में, पूरा रिजल्ट बनकर आ गया। इमेजिन करो मैं इस डेटा को कहीं सेव कर लेता हूं, कर ही लोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको वेरिएबल में डाल दो और to_CSV कर दो, चला जाएगा। अब ऐसे मेरे पास एक और डेटा फ्रेम हो, एक और हो सकता है ऐसा ही, और मैं आपसे को इन दोनों को ज्वाइन करो, तो क्या इस बार इंडेक्स पे ज्वाइन करना पसंद नहीं करोगे आप? बिल्कुल करोगे, क्योंकि इस बार इंडेक्स सेम हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि क्यों इंडेक्स पर बाय डिफॉल्ट ज्वाइन ने ज्वाइन करवाया था? क्योंकि शायद वो ये सोच रहे थे। बहरहाल, अब डेस्क्राइब में अगर आप ध्यान से देखो तो बाय डिफॉल्ट ये इंक्लूड करता है ओनली न्यूमेरिक कॉलम्स। और अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं सर, जो कैटेगोरिकल कॉलम थे, जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम, इनके बारे में तो उसने कुछ बताया ही नहीं, आप लिखोगे df.describe इंक्लूड, इससे कहो कि हमें जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम है वो ला कर दे दो। तो ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम पे ये फैक्टर तो चलते नहीं है, तो जो दूसरे फैक्टर है वो दे दिए इसने कि भाई यूनिक वैल्यूज कितनी है जेंडर में, 2, जो 2 यूनिक वैल्यूज है उनमें ज्यादा बार कौन है, मेल, कितनी बार है, 157 बार। तो हर कैटेगोरिकल कॉलम पर ये डिस्क्रिप्शन आपका निकल कर आता है। और अगर आप कहोगे कि सर सबका दिखा दो, न्यूमेरिक का भी दिखा दो और कैटेगोरिकल का भी दिखा दो, तो यहां पर हम पास करते हैं आर्गुमेंट एक, ऑल, सब कॉलम दिखा दो। लेकिन सर अब क्वेश्चन ये आएगा, सारे कॉलम की समरी दिखाएंगे तो ये वाले पैरामीटर पर दिखाएं या ये वाले पैरामीटर पर दिखाएं, क्योंकि ये पैरामीटर नंबर पे आते हैं, ये पैरामीटर कैटेगोरिकल पे आते हैं। हमने कहा दोनों को मिक्स करके दिखा दो, जिसमें दिखा सकते हो दिखा देना, बाकी मिसिंग रिजल्ट दे देना।
ये वाले पैरामीटर्स स्टैट्स के कैटेगोरिकल डेटा पे अप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए एरर आ गई। ये वाले पैरामीटर कैटेगोरिकल डेटा के होते हैं, न्यूमेरिक पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो अब क्लाइंट से आपको डेटा मिला, आप उस डेटा को क्विकली आप समझना चाहते हैं, तो फटाफट से df डॉट डिस्क्राइब एक आउटर पिक्चर आपको बहुत जल्दी मिल जाती है कि डेटा में क्या चीज हमें हो सकती है जो आगे ढूंढनी पड़ जाए। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा को स्लाइस करके अपने हिसाब से कम करना भी आता है, तो ये भी सब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही एक तरीके से स्टेप मान सकते हो। अब हमारा बस एक ही पॉइंट बचा है पांडास के अंदर, जिसका नाम है डेटा मैनिपुलेशन। तो आज तो नहीं, कल पढ़ेंगे डेटा मैनिपुलेशन। तो कल हमारा पांडास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल ही अपना नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे अगर टाइम मिलता है तो।